नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च फंड पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार टीचर भर्ती और DTPSB, KBS, NBS सबके लिए क्लास है पीजीटी का। लेकिन विशेष रूप से अभी जो वैकेंसी आई है वह बीपीएससी पीजीटी वैकेंसी आया नहीं है, लेकिन जल्द ही TRE 3.0 बिहार स्टेट की परीक्षा होने के बाद, उसका रिजल्ट घोषित होने के बाद बीपीएससी TRE 3.0 आपका ओपन होगा और DTPSB आपका फॉर्म लिया जा रहा है, आप लोग आवेदन दे सकते हैं। तो हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट की तरह पीजीटी हिस्ट्री का क्लास ओपन है और आज यह दूसरा लेक्चर वीडियो है मित्रों। बीपीएससी पीजीटी, DSSB पीजीटी, KBS, NBS सब NCERT बेस पैटर्न पर आधारित होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यह दूसरा लेक्चर वीडियो है बीपीएससी DTPSB पीजीटी हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर वीडियो है और यह आपका पूरी तरह से NCERT बेस है। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यह आपका NCERT क्लास 11th का चैप्टर है। कुछ तकनीकी समस्या है मित्र। तो देखिए, यह NCERT क्लास 11th का चैप्टर है, विश्व इतिहास के कुछ विषय उसका चैप्टर है और आज यह दूसरा लेक्चर वीडियो है मित्रों, दूसरा लेक्चर वीडियो है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी प्लेलिस्ट में जाइएगा और बीपीएससी DTPSB पीजीटी हिस्ट्री क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। यह दूसरा लेक्चर वीडियो है। जो लोग बीपीएससी और DTPSB पीजीटी हिस्ट्री का कोर्स करना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी है 8318397276। हमारे कोर्स की जो फीस है वो 1499 रुपया है। हमारे कंप्लीट कोर्स है और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से क्लासें चलेंगी मित्र। क्लास 11th और 12 की पूरी टेस्ट सीरीज में दूंगा। NCERT क्लास 11th और 12 की पूरी टेस्ट सीरीज, हर चैप्टर का आप लोग को नोट्स मिलेगा, हर चैप्टर की PPT मिलेगी और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तैयारी आपकी होगी। तो आज यह दूसरा लेक्चर वीडियो है, रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। आइए शुरुआत करते हैं। रोमन साम्राज्य, यह 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर से ही यह सारे फैक्ट है, इस चैप्टर से ही सारे लेक्चर्स वीडियो आपको मिलेंगे। देखिए, रोमन साम्राज्य के बारे में मैं आप लोग को इसके पहले बता चुका हूं। रोमन साम्राज्य में अश्वारोही, जिसे इक्वाइट्स बोलते थे, ठीक है। इसे अश्वारोही को इक्वाइट्स बोलते थे और विशेष रूप से ये इनका एक नाम था नाइट वर्ग, इक्वाइट्स या अश्वारोही। दरअसल अश्वारोही क्यों है? क्योंकि ये जो नाइट थे ना, यह बहुत लड़ाकू सैनिक होते थे और इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया था। रोमन साम्राज्य में इनका बहुत प्रभाव होता था नाइट का, ठीक है। और यह क्या होते थे? अश्वारोही होते थे, मतलब घोड़े की सवारी करते थे, घुड़सवार होते थे, ठीक है। और युद्ध जीतने के बाद इनका प्रभाव काफी फैल गया अश्वारोहियों का और इन्हें नाइट या इक्वाइट्स कहा जाता था। अश्वारोही या नाइट वर्ग दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली एवं धनवान समूह था। अगर आ जा रहा है कि दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली या धनवान समूह था, मतलब पहले वर्ग में क्या था? तो पहले वर्ग में सामंत वर्ग था। पहला वर्ग था सामंतों का और दूसरा वर्ग था नाइट का, ठीक है। अश्वारोही या नाइट वर्ग दूसरा सबसे शक्तिशाली धनवान समूह था। समूह की बात हो रही है, यहां मैं रोमन सम्राट की बात नहीं कर रहा हूं, समूह की बात कर रहा हूं। पहला जो समूह था शक्तिशाली वह सामंतों का था और दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली समूह नाइट का था, ठीक है। मूल रूप से यह एक ऐसा परिवार था, ये जो नाइट वर्ग है ना, ये अकस्मात अपने आप को ऊपर उठाया। जैसे मध्य आप लोग देखेंगे हमारे हिंदुस्तान में एक वर्ग है कायस्थ जो है ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आदि में नहीं था, ठीक है। कायस्थों का बहुत कम उल्लेख मिलता है, लेकिन कायस्थों का जो उच्चतम स्तर था, कायस्थ जो समाज जो है एकदम शीर्ष स्तर पे चला था, शीर्ष स्तर पे हुआ मध्यकालीन में। मध्यकालीन जो समाज था मुसलमानों का,
तो दरअसल वहां कायस्थ लोगों को रखा जाता था। कायस्थ लोग बहुत ही पढ़े लिखे होते थे और जोड़ घटाना गुणा भाग आदि में काफी दक्ष होते थे, हिसाब किताब करना जानते थे। तो यह क्या करते थे, बड़े बड़े राजाओं के द्वारा, महाराजाओं के दरबार में, राजाओं महाराजाओं के दरबार में, सुल्तानों के दरबार में यह रहते थे और यह इनका काम लिपिक का था। यह इनका काम क्या था, लिपिक का था। तो धीरे धीरे कायस्थ समाज ने अपने आप को ऊपर उठाया, समाज में इनका जान पहचान हो गया, समाज में इनका स्तर काफी ऊपर हो गया। ठीक है, और यह मतलब कि उच्च वर्ण में इनकी गिनती होने लगी। तो वैसे ही यह नाइट वर्ग है जो धीरे धीरे समाज में अपना स्थान सुरक्षित रखा। ठीक है, तो मूल रूप से एक ऐसा परिवार था नाइट वर्ग जिनकी संपत्ति उनको घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी। दरअसल इनके पास संपत्ति होता था और यह पैदाशी घुड़सवार होते थे। ठीक है, इसलिए इनको इकाइट्स भी कहा जाता था। तो इनके कई नाम हैं, इनको नाइट कहा जाता था। ठीक है, नाइट कहा जाता था। फिर इनको इक्वाइट्स भी कहा जाता था, इक्वाइट्स भी कहा जाता था इनको। ठीक है, फिर इनको ये घुड़सवार थे, घुड़सवार थे, आपको पता है। तो इनके दो नाम फेमस थे, नाइट और इक्वाइट्स। ठीक है, तो ये जो नाइट वर्ग की विशेषता क्या है, तो नाइट वर्ग की विशेषता के बारे में बता दूं। सबसे पहले तो यह आपको यह जान लीजिए कि रोमन साम्राज्य में नाइट जो थे ना, यह बहुत ही शक्तिशाली वर्ग समूह था। सामंतों के बाद पहला शक्तिशाली समूह था सामंत। ठीक है, दूसरा शक्तिशाली समूह था नाइट का। ठीक है, तो नाइट वर्ग की विशेषता क्या है, तो नाइट वर्ग जो था सेनेटर की तरह अधिकतर नाइट जमींदार होते थे। सेनेटर का मतलब सामंतों की बात की जा रही है। तो सेनेटर की तरह अधिकतर नाइट क्या होते थे, जमींदार भी होते थे। ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने अपना प्रभाव बढ़ा लिया और उसके बाद यह जमींदार भी बन गए। ये सेनेटर के विपरीत उनमें से कई लोग जहाजों के मालिक होते थे, जबकि सेनेटर जहाजों के मालिक नहीं होते थे, लेकिन ये नाइट क्या होते थे, अपने जहाजी बेड़े के मालिक हुआ करते थे। व्यापारी भी हुआ करते थे, घुड़सवारी भी करते थे, युद्ध भी लड़ते थे और व्यापार भी किया करते थे और साहूकार भी होते थे। मतलब किसी को अगर धन चाहिए होता था तो ब्याज पर वह धन भी देते थे, मतलब साहूकारी का काम भी करते थे। इनको जनता का सम्मानित वर्ग माना जाता था, जनता का सम्मानित वर्ग माना जाता था नाइट को। आज कहीं भी किसी भी देश में जो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, मेजर होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, उस देश की जनता, उस देश का समाज उनको सम्मान देता है कि नहीं, सम्मान देता है ना। वैसे नाइट जो होते थे वह क्या करते थे, लड़ाई लड़ते थे, इसलिए जो सामान्य जनता है उनको क्या करती थी, सम्मान देते थे। यह बहुत ही लड़ाकू जाति मानी जाती थी नाइट की। ठीक है, अब हम रोमन साम्राज्य की बात करेंगे। रोमन साम्राज्य में लिंग, साक्षरता या संस्कृति, रोमन साम्राज्य में लिंग, साक्षरता या संस्कृति और एवं संस्कृति, इसके बारे में मतलब कि रोमन साम्राज्य में साक्षरता कैसी थी, संस्कृति कैसा था। ठीक है, तो एकल परिवार का समाज चलन था। रोमन साम्राज्य में क्या था, रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का समाज में चलन था। मतलब संयुक्त परिवार नहीं, एकल परिवार की बात की जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली की। तो रोमन साम्राज्य में क्या था, एकल परिवार का समाज में चलन था। मतलब विवाह के बाद जो बच्चे होते थे वो माता पिता से अलग होकर रहते थे। तो समाज में क्या था, एकल परिवार का चलन था। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। रोमन साम्राज्य में, रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, अच्छी थी। संपत्ति में उन्हें स्वामित्व का अधिकार था, संपत्ति में उनको हिस्सा मिलता था। ठीक है, साक्षरता दर क्या थी रोमन साम्राज्य में, तो साक्षरता दर कम थी। साक्षर लोग थे लेकिन कम ही लोग साक्षर थे और उनकी साक्षरता भी कम हुआ करती थी। सांस्कृतिक विविधता थी, सांस्कृतिक विविधता भी थी, संस्कृति भी समृद्ध था और उसमें विविधता थी। तो यह रोमन साम्राज्य का में लिंग, साक्षरता और संस्कृति से संबंधित यह आपका टॉपिक था। ठीक है, ये नाइट वर्ग में यह ध्यान रखिएगा, नाइट वर्ग एक शक्तिशाली समूह था और इसका कार्य क्या था, इसका कार्य युद्ध करना था और यह घुड़सवारी करता था, अश्वारोही होता था। नाइट वर्ग को इकाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा नाइट वर्ग के बारे में। ठीक है, सेनेटर की तरह अधिकतर नाइट क्या होते थे, जमींदार होते थे और यह जहाजी बेड़ों के मालिक होते थे, व्यापारी होते थे, साहूकार भी आदि होते थे। ठीक है, रोमन साम्राज्य में आधारभूत ढांचा, रोमन साम्राज्य का जो समाज था उसका आधार क्या था, आधारभूत ढांचा देखेंगे। देखिए, रोमन साम्राज्य में बंदरगाह, खान, खदान, ईंट के भट्टे, जैतून के तेल के कारखाने अधिक मात्रा में मिले हैं। अब रोमन साम्राज्य में क्या मिला है, तो रोमन साम्राज्य में बंदरगाह के साथ मिले हैं, खाने मिली है।
ठीक है, खदान मिले हैं, ईंट के भट्ठे मिले हैं, ठीक है, पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जैतून के तेल के कारखाने मिले हैं रोमन साम्राज्य में, जैतून के तेल के कारखाने मिले हैं। आगे बताऊंगा कि जैतून के तेल के लिए एक विशेष पात्र का प्रयोग किया जाता था, ड्रेसर 20 कहा जाता था उस पात्र को, उस बर्तन को, ठीक है, उसको मैं दिखाऊंगा। तो जैतून के तेल के लिए ड्रेसर 20 नामक पात्र का प्रयोग किया जाता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अधिक उर्वरता का क्षेत्र भी व्याप्त था, मतलब रोमन साम्राज्य में उर्वरता थी, मिट्टी में उपजाऊपन था, ठीक है। सुगठित वाणिज्य व बैंकिंग व्यवस्था, सुगठित वाणिज्य व बैंकिंग व्यवस्था थी, धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। तरल पदार्थों की ढुलाई जिन कंटेनरों से की जाती थी उसे एम्फोरा कहा जाता था। मतलब जो तरल पदार्थ थे, तरल मतलब द्रव पदार्थ, ठीक है, कुछ भी द्रव में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो द्रव तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए जिन कंटेनरों का प्रयोग किया जाता था उसे एम्फोरा कहा जाता था, एम्फोरा। जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी भी प्रकार का तेल हो, तरल पदार्थ हो, तो उसकी ढुलाई के लिए उसमें जो रखा जाता था उस पात्र को क्या कहा जाता था, उस पात्र को एम्फोरा कहा जाता था, एम्फोरा, ठीक है। और जैतून के तेल के लिए विशेष पात्र होता था जिसका नाम था ड्रेसर 20। तो स्पेन में उत्पादित जैतून के तेल के लिए, जैतून के तेल जिस कंटेनर से ढोए जाते थे उसका नाम क्या था, ड्रेसर 20। अब देखिए मैं दिखा रहा हूं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले जो है, जो पुराने बर्तन मिले हैं, यह देख लीजिए, यह देखिए एम्फोरा। एम्फोरा वह आपका पात्र है, इसमें आपका यह एम्फोरा है, ये जो पात्र है ना, ये आपका एम्फोरा है, ठीक है। एम्फोरा वो पात्र है जिसमें कौन सा पदार्थ रखा जाता था, तरल पदार्थ रखा जाता था, मतलब द्रव पदार्थ, ठीक है, पानी जैसा पदार्थ वह रखा जाता था, उसे क्या क्या बोला जाता था, एम्फोरा बोला जाता था। तो देख लीजिए यह एम्फोरा का डिजाइन था, यही आपका एम्फोरा था। अब देखिए ड्रेसर 20, ड्रेसर 20 वह पात्र होता था जिसमें क्या रखे जाते थे, ये दोनों क्या है, एम्फोरा है, एम्फोरा है, ठीक है। तो देखिए ड्रेसर 20 यह पात्र है आपका ड्रेसर 20, इसमें क्या रखा जाता था, जैतून का तेल रखा जाता था, इसमें क्या रखा जाता था, जैतून का तेल रखा जाता था, जैतून का तेल रखा जाता था इसमें, ठीक है, ड्रेसर 20 में। तो यह चीजें ध्यान में आप लोग रखिएगा। रोमन साम्राज्य में श्रमिक पर नियंत्रण, आप लोग जान लीजिए विश्व के इतिहास में दास प्रथा का जो गंदा और घिनौना घटिया रूप रोमन साम्राज्य में देखने को मिलता है, वह शायद ही किसी साम्राज्य में या शायद ही किसी विश्व के इतिहास में, किसी संस्कृति में इतना गंदा घटिया रूप देखने को मिलता हो। रोमन साम्राज्य में दास व्यवस्था, और दास व्यवस्था जिस स्तर पर थी, बहुत ही गंदी घिनौनी हरकत थी। इसीलिए जब मेगास्थनीज भारत में आया और उसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा, इंडिका नामक पुस्तक लिखा, तो उसने कहा कि भारत में दास व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो मतलब जिस भी समाज से वह आ रहा था, जिस भी देश से आया, वहां दास व्यवस्था का जो रूप था, दासों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता था, उस तरह हमारे देश में दासों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था। इसीलिए मेगास्थनीज ने लिखा कि भारत में दास व्यवस्था नहीं है, ठीक है। हालांकि मेगास्थनीज कहाँ था, यूनान का था, यूनान में भी दास व्यवस्था था, ठीक है। और लेकिन रोमन साम्राज्य में दास व्यवस्था का बहुत ही गंदा रूप देखने को मिलता है। देख लीजिए, दासता की मजबूत जड़ें पूरे रोमन साम्राज्य में फैली थी, मतलब पूरे रोमन साम्राज्य में दासता की मजबूत जड़ें फैली हुई थी। मतलब जिसके पास जितना दास था वह उतना ज्यादा समृद्ध मानता था अपने आप को, लोग ज्यादा से ज्यादा दास रखते थे। तो दासता की मजबूत जड़ें पूरे रोमन साम्राज्य में फैली हुई थी। इटली में 75 लाख की आबादी थी। अब यह सोच लीजिए, इटली में 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। अब सोच लीजिए इतनी बड़ी संख्या में लोग दास बनकर रह रहे थे और कोई आवाज तक नहीं उठाता था। इटली में 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। दासों का इतना गंदा रूप आप लोग शायद ही देखें। दासों को पूंजी निवेश का दर्जा प्राप्त था। वही मैंने कहा कि जिसके पास जितना ज्यादा दास होते थे वह उतना ज्यादा समृद्ध मानता था। इसे पूंजी निवेश का दर्जा प्राप्त था। लोग दास रखते थे, ठीक है, उसके बाद दासों को बेच देते थे महंगे दाम पर। उच्च लोगों द्वारा दासों एवं श्रमिकों से क्रूरता का व्यवहार किया जाता था। ये सब देखिए, दास हैं, इनके साथ बहुत ही क्रूरता के साथ व्यवहार किया जाता है, ठीक है, किया जाता था उस समय। रोमन साम्राज्य की विशेषताएं, जो रोमन साम्राज्य था उसकी क्या विशेषता है, तो रोमवासी बहुदेववादी थे। मतलब बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा रोमवासी करते थे। किन किन देवी देवताओं की पूजा रोमवासी करते थे, देखिए मित्रों, मैं आपको बता दूं,
यशस्वी पीजीटी हो या बीपीएससी पीजीटी हो, यहां से 100% प्रश्न आएंगे आप लोग को। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। क्लास 11th 12 का पूरा एनसीईआरटी आप लोग को दूंगा, पूरी टेस्ट सीरीज दूंगा, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ नोट्स दूंगा, फाइल दूंगा, लेक्चर्स वीडियो दूंगा। जो भी लोग इस कोर्स को लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो लोग कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है और भी बताया भी हूं। केवल 1499 रुपए में यशस्वी पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। केवल 1499 में बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और जल्द ही मैं इसी कोर्स की फीस में मैं यूपी पीजीटी भी दूंगा और जीआईसी पीजीटी भी दूंगा। ठीक है, तो जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए, रोमवासी बहुदेववादी थे। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर भी मटेरियल मैं देता रहता हूं, पब्लिक टेलीग्राम है, वहां पर जरूरत की इंफॉर्मेशन भी मिलती है और जानकारी भी मिलती है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन जो लोग कोर्स से जुड़ेंगे उनको प्राइवेट टेलीग्राम पर ऐड किया जाएगा। रोमवासी बहुदेववादी थे, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। लोग जुपिटर की किस देवी देवता की पूजा करते थे? जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स जैसे देवी देवताओं की पूजा रोमवासी करते थे। यहूदी धर्म रोम साम्राज्य का बड़ा धर्म था। अब देखिए, यहूदी धर्म जो था रोम साम्राज्य का बड़ा धर्म था। रोमन साम्राज्य आज जहां इजराइल है ना, आज जहां इजराइल है, वह क्षेत्र है, फिलिस्तीन वह क्षेत्र है जो रोमन साम्राज्य की जद में था, जो कभी रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। और रोमन साम्राज्य उस समय यहूदी धर्म को राजधर्म बनाया हुआ था। ठीक है, उस समय से जेरूसलम यहूदियों का है। यहूदी धर्म रोम साम्राज्य का बड़ा राजधर्म था। सबसे पहले सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय लिया। तो सबसे पहले क्या था? यहूदी धर्म रोम साम्राज्य का राजधर्म था। लेकिन कुछ समय बाद सम्राट कॉन्स्टेंटाइन आए और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय लिया। अगर आप कहेंगे पहला धर्म जिसे रोमन साम्राज्य ने अपनाया वह यहूदी धर्म था, और दूसरी बार कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बना लिया। ठीक है, साम्राज्य के पश्चिमी भाग में उत्तर से आने वाली समूहों गोथ, बैडल और लोम्बार्ड आदि ने बड़े प्रांतों पर कब्जा करके रोमोत्तर राज स्थापित कर लिए। जैसे यह जो आपका जैसे मान लीजिए यह आपका रोम साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य का पूरा क्षेत्र है। तो साम्राज्य का जो उत्तरी हिस्सा था वहां पर जर्मनी मूल की छोटी छोटी जनजातियां रहती थी, जो रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करके इसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, वह कौन कौन सी जातियां थी? वह जर्मनी की जनजातियां थी, जिसने रोम के उत्तर भाग में कुछ हिस्सों पर अधिकार किया था। उनका नाम था गोथ, बैडल और लोम्बार्ड आदि ने बड़े प्रांतों पर कब्जा करके रोमोत्तर राज्य स्थापित कर लिए। प्रांतों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, सैनिक व असैनिक कार्यों को अलग किया गया। तो कुछ दिन बाद सैनिक और असैनिक कार्यों को भी अलग किया गया। जो लोग सैनिक कार्य करते थे वह सैनिक कार्य नहीं करते थे। ठीक है, और असैनिक कार्य करने वाले सैनिक कार्य नहीं करते थे। साम्राज्य में श्रम प्रबंधन की विशेषताएं, जैसा कि हमने बताया कि रोमन साम्राज्य में दास व्यवस्था चरम पे था। बहुत सारे दास थे। तो दास रखा जाता था। तो किस लिए रखा जाता था? दासों से काम कराने के लिए दास रखे जाते थे। ठीक है, तो साम्राज्य में श्रम प्रबंधन की विशेषताएं, मतलब किस तरह से श्रम कराया जाता था, मजदूरों से, दासों से किस तरह से श्रम लिए जाते थे, उसकी क्या विशेषता है, तो वह देख लीजिए। दास श्रम महंगा होने के कारण दासों को मुक्त किया जाने लगा। अब आप यह सोचेंगे, मन में आपके सवाल यह उठेगा, जब यह सभी लोग दास थे, सभी लोग गुलाम थे, तो दास श्रम महंगा कैसे हो गया? यह मन में सवाल उठेगा। ठीक है, पहली बात आपको बता दूं, एक व्यक्ति के पास अपने समृद्धि दिखाने के लिए, अपना पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रतिष्ठित दिखाने के लिए एक व्यक्ति 100 दासों को रखता था, 1000 दासों को रखता था, 10,000 दासों को रखेगा। भाई कितना काम ले लेगा दासों से? कितना काम ले सकता है? काम कभी कभी पड़ता है। अगर आपके पास लगातार 10 नौकर है, कितना काम ले लेंगे? एक ही नौकर बहुत सारा काम कर देगा। ठीक है, तो उसके बदले दासों को रखने से ज्यादा उसका रख रखाव, उसको खाना पानी देना, उसका दवा कराना, ठीक है, उसको कपड़े देना, आवास देना, यह कार्य
जो दासों के मालिक थे उनको यह काम क्या पड़ा, बहुत महंगा पड़ गया। तो दास श्रम महंगा होने के कारण दासों को मुक्त किया जाने लगा। कुछ दिन बाद क्या किया जाने लगा, दासों को मुक्त किया जाने लगा। अब इन दासों या मुक्त व्यक्तियों को व्यापार प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। अब देखिए रोमन प्रवासी क्या किए, इस दासों के मालिक क्या किए, या तो दासों को मुक्त कर दिए या फिर क्या किए, दासों या मुक्त व्यक्तियों को व्यापार प्रबंधक के रूप में नियुक्त कर दिए। मतलब व्यापार डाल दिए, जैसे कोई दुकान डाल दिए और उसका मैनेजर इन सबको बना दिए, तो व्यापार प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। मालिक गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी देते थे, जाओ यार व्यापार करो और फिर उसके बाद हमको दो। यहां तक कि पूरा कारोबार भी सौंप देते थे दासों को। ठीक है। श्रमिकों के कार्य का निरीक्षण। अभी हम मैं आपको बता दूं, यह जो श्रमिक थे, श्रमिक जब आ रहा है तो यह दास समझिए। ठीक है। ये जो दास श्रमिक थे, इनके कार्यों का निरीक्षण होता था। मान लीजिए 100 दास हैं, एक व्यक्ति के पास 100 दास है, तो उसमें से कुछ कामचोर भी रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो निगरानी करना यह मालिक का काम होता था। मालिक को लगता था, जो उनका सुपरवाइजर होता था, जो उनका मालिक होता था मेन रूप से, ठीक, अभिजात वर्ग, उनको ये लगता था कि यह जो दास है, कुछ ऐसे दास हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। तो दासों के जो श्रमिक हैं, मतलब श्रमिक दास जो थे, इनके कार्यों का निरीक्षण कैसे होता था। तो देखिए जैसे यह सब दास हैं, देख लीजिए ये सब दास हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनका मालिक बैठा है, वो उसे क्या कर रहा है, देख रहा है। तो उनको इनके कार्यों का निरीक्षण होना चाहिए कि कौन सा श्रमिक या कौन सा दास काम कर रहा है, कौन सा काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाया। मुक्त या दास दोनों प्रकार के श्रमिक के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे छोटे दलों में बांट दिया जाता था। मतलब एक ही काम को 4 या 5 कार्य में अलग अलग बांट दिया जाता था, जिससे कौन कामचोर है, कौन काम कर रहा है पता चल सके। श्रमिक के लिए छोटे छोटे समूह बनाए गए, जिससे ये पता लग सके कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं। ठीक है। तो यह स्ट्रेटजी बनाते थे। इस तरह से श्रमिकों के कार्यों का निरीक्षण रोमनवासी करते थे। ठीक है। तो ये देखिए इसी तरह से श्रमिकों के कार्यों का निरीक्षण होता था। अब एनसीईआरटी में अगर कोई प्रश्न आ जाएगा तो ऐसे ही आ जाएगा कि निरीक्षण करने के लिए किस तरह से कार्य करते थे, किस तरह से मालिक अपने गुलामों का निरीक्षण करते थे। तो श्रमिकों को क्या करते थे, कब छोटे छोटे दलों में बांट देते थे। छोटे छोटे दलों में बांटने से पता चल जाता कौन काम कर रहा है कौन नहीं। एक साथ 100 लोग काम पे लगे हैं तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, ऐसे होता था। ठीक है। इन्हें व्यापार प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। दासों को छोड़ा जाने लगा। दासों को क्यों छोड़ा जाने लगा, क्योंकि इनका रख रखाव, भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था ये बहुत महंगी पड़ने लगी। इसके बाद या तो अब मालिकों के पास बस एक काम रह गया था, या तो दासों को मुक्त करें या तो किसी और कार्य में लगाएं। तो कुछ लोगों ने मुक्त कर दिया और कुछ लोगों ने क्या किया, उनको व्यापार प्रबंधक के रूप में नियुक्त कर दिया। मालिक गुलामों या मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से क्या करते थे, व्यापार प्रबंधक बना देते थे, या पूंजी मतलब कि बिजनेस शुरू करने के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए कुछ पूंजी देते थे। ठीक है। और यहाँ तक कि पूरा कारोबार भी इन्हीं गुलामों को सौंप देते थे। तो यह आपका दूसरा लेक्चर वीडियो था। और यह पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यह भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। यह एनसीईआरटी क्लास 11th हिस्ट्री विश्व इतिहास के कुछ विषय, चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। यह उस चैप्टर से संबंधित यह लेक्चर वीडियो था, लेक्चर वीडियो 2। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।